ओके जी, एग्जांपल लिखें जी। फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड बाय ABC कंपनी in connection with internet expense. Internet expense. लाइन गौर से पढ़िएगा, मैंने क्लियरली लिखवाया फॉलोइंग पेमेंट्स हैज बीन मेड, ये कैश पेमेंट्स हैं, ठीक है। पहली पेमेंट लिखिएगा फर्स्ट 8/2017 और ये पेमेंट कर रहे हो आप 33,000 3 months up to July 2017. Next payment, first 12/2017, rupees 44,500. This is 4 months payment up to November 17. ठीक हो गया। First March 2017, rupees 38,300, 3 month payment up to February 2018, ये 18 कर लीजिएगा वहां पर भी। ये अगली पेमेंट फर्स्ट जून 2018, रुपीज 21,000. This one is 3 month payment up to May 2018. और लास्ट लिखिएगा फर्स्ट सितंबर 2018, रुपीज 37,200, again 3 month payment up to August 2018. सिर्फ इतना सा मैंने डाटा दिया और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट लिखिएगा प्रिपेयर रेलिवेंट लेजर्स for the year end date, relevant ledgers for the year end date 30th June 2018, 30th June 2018। कंपैरिजन करते हैं जो हम एग्जाम्पल पहले कर चुके हैं और अब कर चुके हैं। पहले एग्जाम्पल में हमें उसे क्लियरली बताया था कि ओपनिंग इतना है, क्लोजिंग ये है, और पेमेंट भी दी हुई थी, कुछ में इंक्लूड किया, कुछ में एक्सक्लूड, दैट्स अ सेपरेट थिंग, वो कैलकुलेशन फर्क है, मैकेनिज्म भी वही रहना है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में, मुझे इसमें ओपनिंग अक्रूड और क्लोजिंग अक्रूड खुद ढूंढने हैं। यानी उस तरह क्लियरली मुझे नहीं बताया हुआ कि इतनी अमाउंट साल के शुरू में अनपेड थी और इतनी अमाउंट साल के एंड पे अनपेड है, ये कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन है सही, इसके अंदर मौजूद है इस डाटा में। अब इस डाटा से कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे वो सीखना है। मैकेनिज्म वही है, पहले ओपनिंग बैलेंस लेकर आना जो मुझे नहीं मालूम वो निकालना है, फिर रिवर्सल करूंगा, फिर रिकॉर्डिंग करूंगा, रिकॉर्डिंग आपके सामने है, इन्हीं में से निकालनी है। रिकॉर्डिंग के बाद एडजस्टिंग करूंगा, एडजस्टिंग के वक्त देखूंगा कितना ऐसा है जो इस साल पे नहीं हुआ, वो भी खुद कैलकुलेट करना है, और फिर क्लोजिंग और बैलेंसिंग करना। मैकेनिज्म नहीं चेंज हो रहा। सो लेट्स स्टार्ट। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करना वो इस लेवल का करना जी। तो कौन सा अकाउंट पहले बनाऊं जी? अक्रूड इंटरनेट एक्सपेंस
और दूसरा ऑब्वियसली इंटरनेट एक्सपेंस। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि आप अपना अकाउंटिंग ईयर रफ में लिख लो। मेरा स्टार्ट कब हो रहा है, एंड कब हो रहा है। अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट हो रहा है जी, बताइए स्टूडेंट्स जी। तो मैं लिख सकता हूं 1 जुलाई 2017, एक ही बात है। क्लोज कब होगा वो तो क्वेश्चन से भी पता लग जाएगा, रिक्वायरमेंट में किस साल का बनाना है, 30 जून 20। बस ये चीजें में रखनी, क्योंकि मैं स्टार्ट स्टेट से करूंगा एंड स्टेट में। तो मुझे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस चाहिए, किसका, अक्रूड का, जो किस साइड पे आना है अक्रूड की, क्रेडिट साइड पे। मैं यहां लिखता हूं 1 जुलाई 2017 बैलेंस ब्रॉट डाउन, विच इज नॉट गिवन इन अ क्वेश्चन। तो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं वर्किंग नंबर 1 में। डाटा आपके सामने है, यहीं से आप जरा गौर से देखिए, पहले जरा खुद ट्राई मारें, देखिए क्या आता है ओपनिंग बैलेंस। जी ऑनलाइन वालों सोचो, अक्रूड का मतलब माइंड में लाओ और समझ में आ जाएगा। ओपनिंग अक्रूड का मतलब क्या है, ये वो एक्सपेंस है पिछले साल का। ओपनिंग का तो यही कहूंगा ना, इस साल का तो नहीं कहूंगा, पिछले साल का, क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग है। तो मैं कह सकता हूं ना कि पिछले साल जो आपने बिल पे नहीं किए वो अक्रूड है। कैसे पता लगेगा कौन से पे नहीं किए, 22,000। देखो पहली पेमेंट में से देख लो, पेमेंट इसी साल हो रही है, लेकिन ये पेमेंट किस पीरियड की हो रही है, 3 मंथ्स अप टू जुलाई। तो 3 महीने गिनो जरा, मई जून जुलाई। यानी ये जो इस साल पेमेंट मैं कर रहा हूं इसमें 2 महीने कौन से हैं, तो पिछले साल के एंड पे कह सकता हूं ना 2 महीने पे नहीं हुए थे, क्योंकि वो पे अब हो रहे हैं। जब अब हो रहे हैं तो पिछले साल वो पे, इस अमाउंट में से 2 महीने ऐसे हैं जो मेरा ओपनिंग अक्रूड है। अब वो 2 महीने कैसे कैलकुलेट होंगे, एक लाइन की वर्किंग है, वो लंबी नहीं है। मैं 33,000 की अमाउंट लेता हूं, इसमें से 2 मंथ का मैंने कैलकुलेशन करनी है, तो 2/3। 3 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये 33,000 3 मंथ का बिल है। अक्सर गलती से स्टूडेंट ना रेगुलरली जो कर रहे होते हैं 12 कर जाते हैं, वो नहीं करना। ये 3 महीने का, ये साल का नहीं है। तो अब ये जो अमाउंट आ रही है दैट इज 22,000। ऑब्वियसली फिर बोल रहा हूं, जो बिल पिछले साल का इस साल पे हो रहा है वो पिछले साल पेड नहीं था, और वही मेरी ओपनिंग अक्रूड आएगी। 22,000 की अमाउंट यहां लिखी। ये पहला स्टेप मैंने कर दिया, ओपनिंग बैलेंस। तो पहले क्वेश्चन इसमें फर्क नजर आ गया, पहले भी मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखा था, स्टार्ट यहीं से किया था। फर्क क्या है, पहले ओपनिंग बैलेंस गिवन था, अब मुझे खुद निकालना पड़ा है, बस सिर्फ इतना फर्क है। अब आगे मैकेनिज्म फिर वही, सबसे पहले मुझे इसको रिवर्सल करनी है। रिवर्सल के लिए क्या करूं, इसको कर देता हूं डेबिट ऑपोजिट अकाउंट, इंटरनेट एक्सपेंस, अमाउंट कितनी आएगी 22,000, ताकि ये जीरो हो जाए, और यही अमाउंट इंटरनेट एक्सपेंस की क्रेडिट साइड पे ले आऊंगा। 1 जुलाई 2017 ऑपोजिट अकाउंट अक्रूड अमाउंट आ जाएगी 22,000। ये लीजिएगा, ये रिवर्सल हो गई। रिवर्सल के बाद मुझे क्या चाहिए, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग एंट्री किस साइड पे आएगी, यस इंटरनेट की डेबिट साइड के, और ऑपोजिट अकाउंट कैश। अब ये यहां पर कितनी रिकॉर्डिंग एंट्री आएंगी इस लेजर में, बताइए, जून तक एग्जैक्ट है। यानी इस डेट से लेकर इस डेट तक जो भी पे किया है वो सारा रिकॉर्डिंग है।
अब आप ये कहोगे कि यहां से स्टार्ट करना बिल्कुल ठीक है, यहीं से करना है, क्यों? ये 1 अगस्त इसमें फॉल कर रही है ना। लेकिन आपके माइंड में एज अ स्टूडेंट ये आ सकता है कि यार इसमें तो पिछले भी शामिल है, 11 इस साल का है तो मैं 11 लूंगा। नहीं, क्यों? फिर रिवर्सल करने का मकसद है। अगर आपने खुद ही माइनस करना है तो फिर रिवर्सल की कोई जरूरत नहीं बनती जी। अब देखो खुद माइनस करेगा कैसे, मैं बता पहली एंट्री लेता हूं। पहली एंट्री 1 अगस्त को पे किया, खुद ही माइनस हो रहा है, देख लो आपके सामने है। जब मैं कैश लिखता हूं ना, कैश में 33,000 ही लिखूंगा जितना पे किया है। जैसे ही मैंने 33,000 लिखा, मुझे बताओ इंटरनेट एक्सपेंस कितना शो हो रहा है अब आपका, और होना कितना चाहिए? 11। इसलिए प्लीज ये वो चीज है, मैं इसलिए जरा बार बार इसको जोर दे रहा हूं, ये वो जगह जहां स्टूडेंट मिस्टेक करता है। स्टूडेंट ये सोचता है कि यार इसमें तो 2 पिछले महीने के, मैं क्यों लूं? ठीक है ना? तो आप फिर मैं सीधी बात कर रहा हूं, रिवर्सल तभी इसलिए की जाती है ताकि माइनस हो जाए, आपने माइनस नहीं करना। ठीक हो गया? अब उसके बाद 1 दिसंबर वाली ट्रांजैक्शन आएगी, वो भी इसी साल के दौरान पे हुई है, बिल्कुल लेंगे, इस पीरियड को नहीं छोड़ना। 1 दिसंबर 2017 को भी मैंने कैश पे किया, कितनी अमाउंट? 44,500। बस सिर्फ साल के शुरू और एंड पे चीज देखनी होती है, बस ड्यूरिंग द ईयर सारे लिखते जाओ। 1 मार्च ये भी इसी पीरियड में आ रहा है, अमाउंट 38,300। अगली ट्रांजैक्शन 1 जून 2018, वो भी इसी पीरियड में फॉल कर रही है। 1 जून 2018 कैश अमाउंटिंग टू ₹21,000। सारा रिकॉर्ड करके आखिरी एंट्री 1 सितंबर 2018, वो 30 जून के बाद आ रही है, इसको नहीं लेना। लेकिन माइंड में आएगा यार इसमें पिछला भी तो है ना भाई, वो एडजस्टिंग करनी है ना। मैं रिकॉर्डिंग की बात कर, रिकॉर्डिंग मीन जो पेड हुए, ये पे नहीं हुआ इस साल, खत्म हो गई कहानी। ठीक है जी? अब मैंने साल के एंड पे एडजस्टिंग करनी है, मुझे क्लोज एडजस्टिंग में चाहिए कितनी अमाउंट इस साल की पे नहीं हुई। तो यहां से आगे देखिएगा, आखिरी बिल आपने कौन सा पे किया है? जून का बिल पे नहीं किया, पे हो रहा है लेकिन कब हो रहा है? नेक्स्ट ईयर। मैं अगर 30 जून की बात करूं, कह सकता हूं ना 30 जून तक आखिरी महीने का बिल मैंने पे नहीं किया। अब आखिरी जो पेमेंट है 1 महीने की, वो कहां से निकलेगी? वो निकलेगी यहां से। समझ आ गई बात? क्यों? ये इसलिए दिया होता है, कई दफा पिछला भी दे देता है एग्जामिनर, हमें कोई कंसर्न नहीं है, वो ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए होता है। तो लिहाजा अब इसके लिए मैं क्लोजिंग जब निकालूंगा तो 37,200 इंटू, अब 2/3 नहीं करना, ठीक है ना? जो मंथ ओपनिंग और क्लोजिंग में फर्क आ सकता है, सॉरी 400। दिस वन शुड बी द इंटरनेट एक्सपेंस, ये इस साल का एक्सपेंस है और पे एडजस्ट कर दो। जब एडजस्ट करूंगा तो एडजस्टमेंट होगी 30 जून 2018 को, अमाउंट आएगी 12,400 और ऑपोजिट अकाउंट अक्रूड, क्योंकि ये पे नहीं हुआ, इसको रेफरेंस वही दूंगा, वर्किंग नंबर 1, उसी में मैंने दोनों की है। यही अमाउंट आपके अक्रूड में 30 जून 2018 को ये क्रेडिट हो जाएगी इंटरनेट एक्सपेंस, अमाउंट 12,400। आखिरी स्टेप क्लोज और बैलेंस, इसका बैलेंस यही आएगा सेम। 30 जून 2018 को बैलेंस कैरी डाउन, जो कि अगले साल का ओपनिंग होगा 1 जुलाई 2018 का, और इसका जो डिफरेंस आएगा वो एसओ सीआई को ट्रांसफर होगा। पहले डेबिट साइड टोटल करते हैं, 149,200, 149,200 में से आप 22,000 लेस कर दो,
This is the amount that should be charged to statement of comprehensive income. इस क्वेश्चन के अंदर सारा मैकेनिज्म मैंने वही रखा और शुरू से एंड तक एक ही रखना है। सिर्फ फर्क कहां पे आ रहा है? ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट खुद किया है और क्लोजिंग खुद कैलकुलेट, बाकी किसी किस्म का कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आया। एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ, लेकिन बहुत केयरफुली डिवाइड करें। क्यों? फिर उसमें देखना पिछला कितना है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। जी जी बिल्कुल हो सकता है, इंटरनेट है ना। अब जैसे कई चीजें सैलरीज हैं वो भी चेंज हो जाती हैं, कभी कोई नया बंदा आया, कोई भी कम गया, वो भी फर्क आता है। तो ये जरूरी नहीं होता, बहुत फिक्स होता है, रेंट वगैरह होता है, ठीक है, वो तो साल बाद बढ़ना है ना, और बिजनेस में तो 3-3 साल के बाद बढ़ता है, ठीक है ना, तो इसलिए वो एक अलग चीज है। ठीक हो गया, एक्सक्यूज मी समझ आ सर, गई कुछ? जी बोले। सर ये एडजस्टिंग एंट्री समझा दें। एडजस्टिंग एंट्री वही है जो हमने कल पढ़ी थी, एक्सपेंस डेबिट अक्रूड क्रेडिट। तो देख लो, मैंने एडजस्टिंग एंट्री यहां डेबिट की, अक्रूड में क्रेडिट। ये नोट करो, फिर आगे चलते हैं सेकंड स्टेप पे, प्रीपेड एक्सपेंस लिखिएगा। व्हाट इज अ प्रीपेड एक्सपेंस? कर लो, नोट कर लो, जिन्होंने नहीं किया कर लो, 2 मिनट दे। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये जो आपने ओपनिंग बैलेंस लिखा है, सर एक बार दोबारा बता दीजिए। जी ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूं, देखिए ये एक और तरीके से भी समझ लो। ये मैंने अकाउंटिंग ईयर आपके सामने लिखा हुआ, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, ये लिखा हुआ। एक असूल याद रखिएगा, अक्रूड के हवाले से सिर्फ बता रहा हूं, अक्रूड के हवाले से, जो इस साल की पहली पेमेंट है उसको उठा लो। ये पहली पेमेंट कितनी है? 33,000। इसमें देखो पिछले साल के कौन से मंथ है, यानी इसमें कितनी पेमेंट ऐसी है जो पिछले साल की है, वो ओपनिंग अक्रूड है। ये 33,000 मैंने जो बिल किया है, पे किया है, वो 3 महीनों का बिल। सिर्फ 1 मिनट।
अरूज पे है, आपको नहीं पता? पढ़ा करो ना, ये भी सीखा आपने, बिजनेस से रिलेट करना जी। बीएमबी वो क्या है यार? ये एक चीज आपको बता दूं, देखो मैं आपको ईमानदारी से हर चीज बड़ी फेयरली बता रहा हूँ। आपकी बेसिकली 3 ट्रेड है टेक्निकली। एक आपकी स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेड है, एक आपकी फॉरेक्स ट्रेड है, एक आपकी कॉइन्स ट्रेड है, जैसे बिट कॉइन्स वगैरह 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 आता है, इवन गोल्ड की भी ट्रेड है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी बात याद रखिएगा, तकी उस्मानी साहब के भी फतवे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। आप कहेंगे तो मैं आपको पढ़वाएंगे, मेरे पास लैपटॉप में हर वक्त होते हैं। हर वो चीज़ जो फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करती वो हराम है इस्लाम में, उसकी ट्रेड करना हराम है। मेरी बात समझ आ गई? अब आप कहेंगे स्टॉक मार्केट कैसे हलाल है? एक क्वेश्चन आता है, वो भी तो फिजिकल नहीं है। बिल्कुल फिजिकल है। कैसे? क्योंकि आपको पता नहीं है, कई चीज़ों का हमें इल्म नहीं होता। जब हम अकाउंट खोलते हैं, जैसे ये अभी मेरी डिस्कशन हो रही थी, हमारा ये 3 अदारों से निकलकर एक सीडीसी अकाउंट ओपन आता है। सीडीसी अकाउंट क्या होता है? जब भी, अब जैसे मेरा सीडीसी है, जब भी मैं खोलूंगा तो मेरे जितने मैंने शेयर बाय किए हुए हैं ना, वो मेरे अकाउंट्स में आ रहे हैं, वो बाकायदा नजर आ रहे हैं, क्योंकि वैसे भी खरीदूंगा तो पेपर मनी है। अब तो न्यू लॉ आ गया ना आपका, शायद पढ़ा हो, कंपनीज ऑर्डर यूबीओ जो नया अभी क्रिएट हुआ है, उसके थ्रू ये पेपर मनी खत्म हो रही है, यानी ये पेपर भी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक पेपर होगा। ठीक है? तो इसके अंदर फिजिकल मौजूद है। डिविडेंड किसको मिलेगा? जिसके नाम पे शेयर आ रहा है उसको डिविडेंड मिलेगा। ठीक है? तो लिहाजा ये चीजें हलाल होती हैं इस्लाम में। फॉरेक्स क्यों हराम है? बिटकॉइन क्यों हराम है? या बाकी कॉइन्स क्यों हराम है? इसके पीछे फिजिकल कोई चीज नहीं, ये याद रखिएगा। सो अवॉइड दीज थिंग्स, इससे बचो। मैंने खुद किया है, लेकिन देखिए जब मुझे इल्म में आया मैंने छोड़ दिया, और वैसे भी अल्लाह का शुक्र है मैं पहले ही नुकसान उठा चुका था, तो वो कहानी खत्म हो गई थी। लेकिन बहरहाल हर चीज़ में अल्लाह की बेहतरी होती है कि इंसान नहीं चाहते हुए इल्म में ना हो। मैंने लास्ट टाइम भी आपको शायद क्लास में बताया था, एक बड़ी सिंपल सी लॉजिक याद रखिए। पानी का एक गिलास है, उसमें मैं एक कतरा गंदगी का डालता हूँ, सिर्फ एक कतरा, डिजॉल्व हो जाएगा ना, साइंसी रूल से भी डिजॉल्व हो जाएगा। क्या आपको नजर आ रहा है कि वो है इसके अंदर? नहीं। एक पर्सन वो जिसके सामने मैंने डाला, उसको मैं कहता हूं इसको पी लो। ठीक है? बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। पिएगा? आपको ही कहता हूं, चलो पियोगे? आप कहोगे नहीं मैं तो नहीं पीता, क्योंकि इसमें आपने मेरे सामने डाला। एक अगर मैं उस ऐसे शख्स को दे दूं जिसके सामने मैंने ऐड नहीं किया, क्या वो पी लेगा? यस, वो पी लेगा। इसलिए याद रखिएगा जी। हो गया? आए हाय, कितने लंबे काम करवा रहे हैं। तो जिस वक्त एक काम आप करते हो, गलत काम हो जाता है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो जायज़ नहीं है, लेकिन इल्म नहीं है आपको, मुझे या आपको या किसी भी शख्स को जो करने वाला है उसको इल्म नहीं है, ऑलवेज रिमेंबर, उस पर पकड़ नहीं है। करने के बाद जब इल्म में आ जाए, अल्लाह से मुआफ़ी मांग ले, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा दे। इसमें तमाम उलमा मुत्तफ़िक़ हैं। ठीक है? लेकिन एक चीज़ बज़ाहिर पता हो, नॉलेज में हो कि ये गलत है, और आप फिर भी करो, तो फिर तो ये अल्लाह के हुक्म की आप ऑब्वियसली उसके मुनाफी जा रहे हो, और इसकी फिर पकड़ ज़्यादा हो जाती है। इसका जी डिजिटल करेंसी, देखो पहली बात तो ये है कि इसको तो पहले ज़हन में रखिएगा, दुनिया के बहुत से कंट्रीज इसको लीगल मनी ट्रीट नहीं कर रहे। ये जो आम ये हमारे जो नोट हैं, ये भी तो पेपर मनी है ना, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये बाकायदा इसके पीछे रिजर्व्स हैं कि नहीं? आप पढ़ के आए इकोनॉमिक्स, जो पढ़ के आए, इसके जब ये प्रिंट होते हैं जिसके पीछे रिजर्व है, तो इसका मतलब इसका बाकायदा गवर्नमेंट की अप्रूवल से हुआ है। क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन या जो भी चीज़ है, ये जिस पर्सन ने भी शुरू किया है उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस दिखा दे क्या है।
आपने लॉजिक समझो ना, इसके बैक पे जाओ जरा, आपको कोई फिजिकल इसकी एग्जिस्टेंस नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं जितनी मर्जी इशू कर दूं, नोट बेशक फिजिकल वो उस फॉर्म में नहीं है, उतने से ज्यादा खरीद ही नहीं सकते जितने में आपके रिजर्व है। तो इसका मतलब उसके पीछे फिजिकल चीज मौजूद है, और इसके पीछे कोई फिजिकल चीज मौजूद नहीं है। शेयर्स उससे ज्यादा खरीद नहीं सकते जितने कंपनी ने इशू किए, या जितने ट्रेड हो रहे हैं। चलो सारे ट्रेड नहीं हो रहे होते ना, कंपनी ने सारे ट्रेड नहीं करवाती। क्यों? अगर वो सारे ट्रेड कराएगी तो उनसे ऑनरशिप चली जाएगी। जो बाय करेगा उसके पास वोटिंग राइट आ गया, वो किसी भी डायरेक्टर को हायर कर सकते हैं। सो वो अपनी होल्डिंग कायम रखते हैं ना, तो वो भी सारे ट्रेड नहीं होते। उससे ज्यादा कैसे मैं खरीद लूं? इसका मतलब फिजिकल है तो ये हो रहा है ना। इसलिए प्लीज इन चीजों का खास ख्याल रखना है। और ये बिटकॉइन वाले तो आपको पता भी होगा, आपको इल्म होगा, बहुत से उड़े भी हैं। हाँ जी, बिटकॉइन वाले तो बिटकॉइन तो पहले है ना, ये जो अभी ये जो क्रिप्टो वाले हैं ना सर, वो डूबे हुए हैं। अच्छा, मैंने इसको ज्यादा वो क्योंकि पढ़ता नहीं हूँ इस हवाले से कि आजकल क्या सिचुएशन जा रही है, लेकिन हमें अपनी फील्ड के अंदर नॉलेज होना चाहिए। हमारी फील्ड है ना ये, तो इस किस्म का नॉलेज होना चाहिए। और कब सीखोगे? चले मैंने भेज दिया जी, ये डॉट है ना दरमियान में, हाँ ये जरा प्रिंट निकलवा लो। तो आइएगा, प्रीपेड एक्सपेंस लिखिएगा। अरे आप मुझे मेरा क्वेश्चन बता रहे थे जी फरमाइए। सर, आप ओपनिंग बैलेंस का सिखा रहे थे हाँ जी, दोबारा। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस बता रहा था। सॉरी, मैं दोबारा बोल देता हूँ। ओपनिंग बैलेंस का प्रिंसिपल मैंने क्या बताया? जो आप पहली पेमेंट कर रहे हो, पहली पेमेंट, इस साल की पहली पेमेंट, जिस साल के अकाउंट बना रहे हो, उसमें जो पहली पेमेंट आ रही है, उस पेमेंट में से देखो पिछले महीने की पेमेंट कौन सी, वो ओपनिंग अकाउंट है। ये 3 महीने कौन कौन से हैं? अप टू जुलाई। अगर इसको डिटेल लिखूं, रिवर्स जाता हूं, जुलाई, जून और मई, यही 3 महीने हो गए। इनमें से पिछले साल के कौन से महीने हैं? आप फौरन कहोगे मई और जून। इसका मतलब इसमें 2 मंथ की जो अमाउंट है, 2 मंथ की, वो कौन सी है? पिछले साल। वो ओपनिंग अक्रूड होगा। क्लोजिंग अक्रूड का तरीका क्या है? जो अगले साल की पहली पेमेंट है, अब देखो पहली पेमेंट इस साल की ली तो ओपनिंग, अगले साल की पहली पेमेंट लूंगा, सेम यही प्रिंसिपल अप्लाई करता हूं। अब ये भी 3 महीने की है, लेकिन अगस्त तक का है। इसको अगर चलता हूं तो अगस्त, जुलाई और जून, इन 3 महीनों में से कौन सा महीना जो है वो इस साल से रिलेट करता है, जो अभी मैं क्लोज कर रहा हूं? जून। तो इसलिए 1/3 की है। और ये यहां से भी पता लग जाता है, ये मई है ना, मई तक पेड है, जून का पे, तो इसमें 1 महीना जो है वो इस साल का है। वो तो खैर क्लोजिंग इतना मुश्किल नहीं रहता। ओपनिंग क्योंकि हम इस साल को सोच रहे होते हैं ना, पिछली अमाउंट आ रही होती है। ये 2 चीजें जेहन में रखो, कभी मसला नहीं होगा क्रूड। ठीक है जी। अब लिखिए प्रीपेड, एनी एक्सपेंस, एनी एक्सपेंस related to current accounting year sorry paid in the current accounting year। चेंज करो, मैं दोबारा बोल रहा हूं स्टेटमेंट, एनी एक्सपेंस पेड इन द करंट अकाउंटिंग ईयर। paid in the current accounting year but related to next year या following year in total और पार्शियल। जरूरी नहीं है कि जो मैंने पेमेंट की सारी अगले साल की हो, ठीक है ना। एडवांस, ये एडवांस है किस्म का। मैं अगर पेमेंट करता हूं, फर्ज कीजिएगा मई में, जून मेरा अकाउंटिंग ईयर क्लोजर है, मैंने 4 महीने की पेमेंट कर दी मई में, मई और जून तो इसी साल की हुई ना। सो जो एडवांस है वो 4 महीनों की नहीं खिलाई गई, जून के बाद की जो मैंने पेमेंट की है ना, वो मेरी प्रीपेड है। तो प्रीपेड और अक्रूड एक दूसरे से उल्ट हो गए, ऑपोजिट।
अक्रूड ये कॉन्सेप्ट है कि कोई काम करने के बाद, एक्सपेंस इनकर करने के बाद पे करना। प्रीपेड का मतलब क्या है? यस, काम करने से पहले पे कर देना। इसकी बेस्ट एग्जांपल लिखिएगा, इंश्योरेंस। जब आप इंश्योरेंस कराते हो ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा, बिजनेस में जितने एसेट्स होते हैं ना, इवन बिल्डिंग है, प्लांट है, इन्वेंट्री है, ये सब सिक्योर होते हैं, इसके इंश्योरेंस होती है। इस पे सालाना प्रीमियम पे करना होता है, और जो प्रीमियम होता है वो पूरे साल का होता है। क्या साल के शुरू में आप कराओगे? इंश्योरेंस तो किसी वक्त भी करवा सकते हो। एक एसेट खरीदा ही अब है, मिसाल के तौर पे एक मशीन अभी हमने खरीदी है, वो सबसे महंगी मशीन है, खरीदी अब है, तो वो मैं इंतजार तो नहीं करूंगा साल शुरू हो तो मैं इंश्योरेंस कराऊंगा। इंश्योरेंस तो मैं उसी वक्त करवा लूंगा। जी एग्जैक्टली, जी बिल्कुल। किसी के पास ब्लैक पेन है? जी ये जरा दीजिए। ये आपने ऐसे करें ना, अगर आपको तो कोई नहीं करके देगा, ये तो ऐसी आप सुहेल साहब के पास चले, सुहेल साहब से मेरा कहिएगा कि सर कह रहे हैं इसको भी स्कैन करवा के मुझे भेजिए। सुहेल साहब वो ऊपर, ये इसी से ऊपर जो रूम्स नहीं है, इधर लेफ्ट साइड वाला आखिरी रूम, कॉरिडोर वाला, कैंटीन की तरफ से जाएं तो पहला रूम राइट साइड में, वहाँ बैठे हो, जानते हैं ना सुहेल साहब? जी जनाब। तो इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया। एक और होता है रेंट। रेंट जो बिजनेस, आप बिल्डिंग लेते हो रेंट पे, तो रेंट कभी भी एरियर नहीं होता, रेंट एडवांस होता है। और ये याद रखिएगा, बिजनेस के अंदर जो रेंट होता है ना, वो कैलकुलेट मंथली होता है, लेकिन पेमेंट कई दफ़ा 6-6 महीने की इकट्ठी होती है। इवन जब मैं इंडस्ट्री में था, तो हम जब भी कोई बिल्डिंग लेते थे, 3 साल का रेंट इकट्ठा पे कर देते थे। क्योंकि देखिए बिजनेस और चीज़ है, बिजनेस में आपको रिस्क ये होता है कि वो पर्सन खाली कराएगा, करा ले तो हम कहाँ जाएंगे, तो इसलिए जब आप दे देते हैं ना तो सिक्योर हो जाते हैं अंदर। खाली राइट तो अब भी है उसके पास, मिसाल के तौर पे मैं कोई इलीगल एक्टिविटी करता हूँ, उसके पास पूरा राइट है कि मुझसे खाली करवा ले, ठीक है। आमतौर पे वैसे नॉर्मली खाली नहीं हो करवाते वो, लेकिन अगर कोई ऐसी एक्टिविटी करता हूँ जो कि ऑब्वियसली या उधर रहने वाले लोगों को इम्पैक्ट आता है, तो उसके पास पूरा राइट है कि वो उसको खाली करवा ले, ठीक है। तो इसलिए बिजनेस में अक्सर प्री पेमेंट हमें नजर आएगी रेंट में। अब आइएगा, जब प्री पेमेंट हो जाती है, जरा सोचिएगा, वही चीज जो कल मैंने लिखी थी, इफेक्ट्स बिफोर एडजस्टमेंट। इफेक्ट्स बिफोर एडजस्टमेंट्स। इफेक्ट्स बिफोर एडजस्टमेंट। बताइए, एक्सपेंस अंडर स्टेट हो रही है या ओवर स्टेट हो रहा है? ओवर स्टेट। ओवर स्टेट कैसे हो रहा है? आपने एडवांस में पे कर दिया है। मैं अगर इसका एग्जांपल, साल शुरू हुआ, आपने 18 मंथ का रेंट पे कर दिया, ठीक हो गया, इसी साल में 18 मंथ का, जबकि बिल्डिंग आप पूरा साल में कितने पीरियड के लिए यूज करोगे? एक साल में 12 मंथ, तो 6 महीने का एक्स्ट्रा नहीं पे कर दिया। वो जो एक्स्ट्रा पे किया है उससे एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस वाज ओवर स्टेटेड। अक्रूड में एक्सपेंस अंडर स्टेट क्यों है? क्योंकि पे नहीं हुआ। हाँ जी, अभी रहता है वो, फिर मैं एडजस्ट करता हूं ताकि बराबर हो जाए। यहां ज्यादा हो चुका है, अब मुझे माइनस करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो इसलिए पहला इफेक्ट तो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि एसेट एक्सपेंस वाज ओवरस्टेटेड। दूसरा देखें, ये जो 6 मंथ के एक्सपेंस, जो मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, 6 मंथ का जो एक्सपेंस है,
ये तो मेरा एसेट नहीं है। कैसे? एसेट इसलिए कि साल के एंड पे ये जो अमाउंट है वो मेरी वापस ले सकता हूं अगर वो खाली करा लेता है बिल्डिंग। हाँ जी, बचा हुआ है ना अमाउंट, जब मैं यूज करूंगा तो मेरा वो एक्सपेंस बनेगा ना। इसलिए इसका मतलब जब मैंने सारा ही एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, सारा ही 18 मंथ एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिए, एक्सपेंस ओवरस्टेट हो गए और एसेट अंडरस्टेट। ठीक है, प्रीपेड याद रखिएगा एसेट होता है। आपने पढ़ा हुआ लिस्ट में शुरू से, मैंने जब करंट एसेट करवाए थे तो कुछ लिस्ट डाउन किए थे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल, इसके अलावा स्टॉक, और स्टॉक के बाद प्रीपेड एक्सपेंस। और उस वक्त मैंने कहा था ये पूरा चैप्टर आएगा इस पे। तो ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है ये हमारा एसेट होता है। बजाय कोई रकम वापस लेनी नहीं है मैंने, लेकिन मेरे पास राइट तो है ना, अगर वो कहते हैं जी कि खाली कर दें बिल्डिंग तो मैं उससे रकम वापस ले सकता हूं। ठीक है, तो लिहाजा उस वक्त तक ये मेरा, इसको करंट एसेट कहेंगे ना, इसको लिखें करंट एसेट वाज अंडरस्टेटेड। कहां से आ गई है मक्खी, बहुत तंग होता हूं मैं इससे। अब बताइए एंट्री क्या बनेगी? एंट्री खुद बनाओ इसको देख के। एक्सपेंस वाज ओवर स्टेटेड, एडजस्टिंग एंट्री करनी है जी। तो ये पेड हो गया है तो क्रेडिट होगा। एक्सपेंस ओवरस्टेट हुआ है तो इसको हम डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट। और ये बिल्कुल ठीक आप कह रहे हो, करंट एसेट डेबिट होता है और कम लिखा गया है, अंडर स्टेट हो रहा है, इसको डेबिट करूंगा। तो एंट्री क्या बनी? प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। एक्सपेंस के साथ उसका नाम लग जाता होता ना, जैसे अभी हमने किया। अक्रूवल में हमारी एडजस्टिंग एंट्री क्या थी? एक्सपेंस डेबिट, अक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट। क्यों? अक्रूड लाइबिलिटी होती है एक्सपेंस में और प्रीपेड एक्सपेंस में एसेट होता है। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। ठीक है जी, तो दिस वन इज माय एडजस्टिंग एंट्री। क्लियर होगी बात? एक एग्जांपल लिखो घर से करने के लिए, क्योंकि अब आगे 3 मिनट रह गए, अभी अटेंडेंस भी मैंने लगानी है, तो जरा एक एग्जांपल छोटी सी इस तरह की ना एक स्टाइल में और कर लो, यही जो मैंने करवाई अक्रूड वाली। अब ये सिर्फ पेमेंट्स लिख रहा हूं प्लीज। 28 फरवरी 2017 को आपने कैश पे किया ₹90,000, बिल फॉर होगी स्कैन, बिल फ्रॉम November 16 to February 2017, 30th September 2017 आपने अगेन कैश पे किया ₹169,000, बिल फ्रॉम March 2017 to September 2017। 31st जनवरी 2018 को आपने फिर बिल पे किया ₹48,400, बिल फ्रॉम October 17 to January 18। और ये जो मैं एक्सपेंस कह रहा हूं रिपेयर लिख लेना, रिपेयर्स एक्सपेंस, ये सारी रिपेयर बिल होते हैं ना जैसे वो उसका। इसमें आपने रेलिवेंट लेजर्स बनाने, लिखिए फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2017
31 दिसंबर 2017। समझ आ गई बात? अब इसको खुद करना है, एक दफा प्रैक्टिस मुझे कल इंशाल्लाह मैं फिर यहीं से आगे फिर ये एग्जांपल, क्योंकि आगे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ से मुझे कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, इसलिए बार बार ही मैं करवा करके जो मुझसे शेयर भी करना मैं क्या है काम का, मैं देखूंगा क्या एक स्टूडेंट कोई भी जो ना ड्यूटी लगा लेता हूँ, आप में से कोई एक स्टूडेंट आप कर लीजिएगा, मुझे पहले क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दीजिए, बाकी क्वेश्चन व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं, बस सोल्यूशन मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं डालना। आई